हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू आवर यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अम्ल एवं क्षारकों के बारे में जानेंगे। यह अध्याय 2 विज्ञान विषय कक्षा 10 में है। हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थी जो कि एमपी बोर्ड सीबीएसई से हैं उनके लिए लाभदायक है। चलिए देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षारक क्या होते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब लिटमस पेपर क्या होता है, तो यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा सूचक है, ठीक है, क्योंकि हल्दी का दाग जब कभी किसी सफेद कपड़े पर लग जाता है और आप अगर उसको साबुन से रगड़ के धोते हैं तो वह लाल रंग का हो जाता है, और फिर अगर वापस आप काफी देर तक उसको पानी में फिर धोते हैं तो पीला रंग का हो जाता है। इसका मतलब यह है कि साबुन में कुछ ऐसा पदार्थ था जिसकी वजह से रंग में परिवर्तन आया। ठीक है। अम्ल और क्षारक की जांच के लिए कुछ अन्य पदार्थ भी हैं, जैसे कि संश्लेषित सूचक हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थैलिन, इनका भी उपयोग किया जा सकता है। अब देखना है कि लिटमस क्या होता है। तो लिटमस एक बैगनी रंग का रंजक होता है जो कि लिचेन पौधे से निकाला जाता है और इसका उपयोग सूचक की तरह किया जाता है। ठीक है। जब ये ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो तब बैगनी रंग का होता है, और अम्लीय होने पर लाल रंग का और क्षारीय होने पर नीले रंग का हो जाता है। इसके अलावा लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरानियम और कई फूल ऐसे भी हैं जिनसे भी आप पता लगा सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय। यहाँ पर देखिए, ये प्रयोगशाला में कराए जाने वाले प्रैक्टिकल्स हैं आपके, बट हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आप लोग एक बुक में या नोटबुक में पेज में लिख लीजिए और उसको अपने रूम की वॉल पर लगा दीजिए ताकि ये फॉर्मूलाज आपको याद हो जाए। ठीक है। चलिए, यही एक डेफिनेशन और है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल से, इनकी गंध से आप पहचान सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो क्या लिखा है, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम से भिन्न हो जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो जब अम्ल को किसी क्षारक धातु के साथ आप मिलाएंगे तो यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है। अब देखते हैं कैसे। ये देखिए, धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन हो जाता है। अम्लों से जो हाइड्रोजन परमाणु है वो हट जाएगा और वहां पर एक धातु जुड़ जाएगी आके। ये इस तरह से कुछ फॉर्मूला रहेगा इसका, और एक यौगिक बनाता है जिसे क्या बोलते हैं, लवण। ठीक है। जब ये क्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब बारी आती है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट क्या होता है, ऐसी धातुएं या ऐसा यौगिक जिसमें कोई ना कोई एक मेटल होगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, जिसमें मेटल होगी, धातु होगी, हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल होंगे, कुछ मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे। ठीक है, या कार्बन के होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला है NaCO3। आप देख सकते हैं कि सोडियम एक धातु है, कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। ये तो कौन सी वाली धातु हो गई आपकी, धातु कार्बोनेट। अब बात करते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ सोडियम धातु भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। ठीक है। इस तरह के जब फॉर्मूला आएंगे और उसमें आप अगर कोई अम्ल मिलाते हैं, हमने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया है तो क्या बना है, लवण बना है NaCl, नमक, और जल बना है H2O, और वहीं आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त हुई है। कुछ एक अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि चूने के पानी में आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तो क्या होगा, तो हमें CaCO3 का अवक्षेप मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होगा, अगर हम इसमें जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप जल मिला रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल रहे हैं तो जल में विलयशील ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन, खड़िया जिसे चाक कहा जाता है, संगमरमर, मार्बल, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप होते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं।
ठीक है, ये बात हम देख चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद आता है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर आप अम्ल और क्षार को मिला देंगे तो आपको नमक या लवण प्लस जल मिलेगा। ठीक है, ये पूछा था क्वेश्चन कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। याद रखिएगा, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं कैसी होती हैं। अगर हम अम्लों के साथ में धातु के ऑक्साइड को मिला दें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा, नीला और हरे रंग का हो सकता है। कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। अगर हमने कॉपर मिलाया है किसी अम्लीय विलयन में तो क्लोराइड बनने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये रीजन होता है इसका, नोट करेंगे आप। धातु ऑक्साइड एवं अम्लों के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। फॉर्मूला, जब धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ मिलाएंगे तो लवण और जल बनेगा। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी के सभी मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से करवाऊंगी। आज हम सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये चैप्टर क्लियर हो जाए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइडों को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अगर ये परिभाषा आती है कि धात्विक ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड क्या है तो आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है। यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं अभिक्रिया, जैसे आपके यहाँ प्रयोग में दिया था कि बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा कॉपर ऑक्साइड CuO हो जाएगा और इसमें तनु H2SO4 मिला देंगे और इसके बाद आप समीकरण बना के देख पाएंगे कि चलिए अब यहाँ वापस देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लिया है हमने, ठीक है, CO2 प्लस उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे CaOH, जिसे चूने का पानी बोलते हैं। CaOH का होल ट्वाइस वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, उसको मिला देते हैं। इसके बाद क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार। एक तरह से आप याद रख सकते हैं कि जिन धातुओं के पीछे OH लगा है वो मुख्यतः क्षार ही होते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया समान है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे ऊपर वाली अभिक्रिया में जल और लवण आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही इस वाले में भी आपको क्या मिल रहा है, लवण एवं जल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड हैं, जो धातु नहीं होते हैं, वो भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, सारे पॉइंट्स अंडरलाइन करिए और क्वेश्चंस लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पूछा है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दही और खट्टे पदार्थ अम्ल हैं और वहीं पीतल और तांबा धातुएं हैं। तो अब आप सोचिए कि धातु को जब आप अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा। इसके बाद आता है कि धातु की अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। मैंने बताया था आपको, जब कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से मैंने जो भी आपको पढ़ाया उसी में से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आते हैं आगे, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। देखिए, जब आप पानी में अगर अम्ल या हाइड्रो और क्षार को मिलाते हैं तो क्या होता है, अगर जल की उपस्थिति में अम्ल को मिलाएंगे तो H+ आयन निकलते हैं। ठीक है, और जल की अनुपस्थिति में अगर निकालेंगे तो H+ आयन नहीं निकलेंगे। ये फॉर्मूला देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो स्वतंत्र रूप से तो रह नहीं सकता, तो इस कंडीशन में वो जल के अणुओं के साथ ही रहता है और यहाँ पे देखना आप हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। H3O+, H+ H2O को मिला के H3O बनता है जिसे हाइड्रोनियम कहा जाता है। इसी तरह जब हम क्षार को जल में घोलेंगे तो क्या होगा, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला, सोडियम अलग हो गया और OH अलग हो गया। इसका मतलब यहाँ तीनों ही में ही OH अलग हो रहा है, तो यानी कि जो OH आयन है वो क्षार से निकल रहा है। जब क्षार को आप पानी में घोलेंगे तो OH आयन निकलेगा और जब अम्ल को आप पानी में घोलेंगे तो H+ आयन निकलेगा और H+ आयन अगर मुक्त अवस्था में नहीं रहा तो वो जल के साथ ही क्रिया करके हाइड्रोनियम बना लेगा। ये याद रखना।
वहीं कुछ क्षारक जल में घुल जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत हानिकारक होते हैं। अम्ल और क्षार के मिलाने पर जो जल बन रहा था उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकला था और OH- आयन यहाँ से निकला था और इन दोनों को मिलाने पर हमने क्या बनाया? H2O। ये याद रखिएगा, अगर आप कभी भी किसी बहुत ज़्यादा सांद्र अम्ल के संपर्क में आते हैं तो आपका हाथ जल सकता है क्योंकि ये चीज़ें गला देते हैं, इसीलिए सांद्र अम्ल एवं क्षारक वाले बर्तनों पे कुछ इस तरह का सिंबल बना रहता है। अब बात करते हैं तनुकरण की। तो तनुकरण क्या होता है कि जब अम्ल में क्षार के मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार हमेशा पतले होते हैं, पानी की तरह होते हैं, कुछ गाढ़े भी होते हैं, लेकिन हमेशा द्रव अवस्था में ही पाए जाते हैं। अगर इनको पानी में मिला देते हैं तो इनका जो गाढ़ापन है उसमें कमी आ जाती है और इसी को तनुकरण कहा जाता है। जब भी अम्ल या क्षार को पानी में घोला जाता है तो यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, काफी ज्यादा हीट बाहर निकलती है, इसीलिए प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखें। देखिए, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई अम्ल है या कोई क्षार है वो कितना ज़्यादा हार्ड है, कि कितना खतरा हमें हो सकता है? तो इसको पता लगाने के लिए एक स्केल है जिसका नाम है pH स्केल। इसमें सूचक होता है P और इसे पुसांस, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि ये किसी भी अम्ल या क्षार की शक्ति को दर्शाता है। ये स्केल जो होती है इस पे जो नंबर लिखे रहते हैं वो 0 to 14 होते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 0 to 14 ये एक स्केल है और यहाँ बीचों बीच में एक 7 रहता है नंबर। अगर अम्ल और क्षार की पहचान करनी है तो देखिए, 7 नंबर वाला बिंदु जो रहेगा आपका वो हमेशा उदासीन रहेगा, ये ना तो अम्ल होगा ना क्षार होगा, तो यानी कि ये क्या है? पानी भी हो सकता है जो हम पीते हैं। इसके बाद अगर आप 7 से पीछे की ओर जाएं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगर इस तरह से किसी भी विलयन का परिणाम आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो अम्ल है, और वहीं अगर 7 से ऊपर की ओर जा रहा है तो आप समझ जाएं कि ये क्षार है। 7 से लेके 14 के बीच है तो बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, 7 से 0 के तरफ आ रहा है गिरते हुए तो क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि इस जो क्षारक है उस तरफ H+ आयन की सांद्रता में कमी हो रही है और वहीं जो अम्ल है वहां पर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। जैसे कि H+, ये देखिए H+ जो है यहाँ में जब मैं 14 से आती हूँ पीछे की तरफ तो कितना बढ़ता हुआ जा रहा है और वहीं OH कम हो रहा है, और जब मैं क्षारकों की तरफ जाऊंगी तो OH बढ़ जाएगा। सबसे ये इस तरह से देखिए, ये नीला है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका 14 है pH मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक दवा है जो आपके पेट में एसिडिटी बन जाने पर डॉक्टर आपको देते हैं। साथ में शुद्ध जल होता है और हमारे शरीर में जो रक्त है उसका pH मान 7.4 होता है। वहीं नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है और जठर रस जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है उसका pH मान 1.2 होता है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ OH- आयनों पर निर्भर करती है, ये बात हम पहले से ही देख रहे हैं। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं और कम संख्या में है तो दुर्बल अम्ल होंगे। यानी कि अगर आपको किसी अम्ल को दिया जाता है और उसका pH मान अगर 1 है तो आप समझ आइए कि वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उससे आपको दूर रहना। और वहीं एक अम्ल है जिसका pH मान 6 है तो वो इतना प्रबल नहीं है। और चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसीलिए आज इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर आप इंग्लिश मीडियम में वीडियो देखना चाहते हैं तो हम अपलोड करेंगे जल्दी ही।